Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are good. So ninth class, today we will discuss a new topic 3.2 periodicity of properties. So class, periodicity means repetition of properties after a certain interval of time. So let's start. In a same group, all the elements will have similar general physical and chemical properties. It means after a certain interval, the properties of the given elements are repeated. So, a pattern of repeating properties at regular interval is called periodicity. This is the repetition of the properties in different groups and periods of the periodic table when the elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. यानी periodicity of properties से मुराद ये है कि इसकी कुछ physical और chemical properties ऐसी हैं जो certain interval के बाद repeat होती हैं, तो उसी को हम कहते हैं periodicity of properties. तो इसकी जो दूसरी definition है वो अगर आप देखें तो क्या है, the process or pattern by which there is a repetition of properties in all the groups and periods after a certain interval are called periodicity of properties. Here we will discuss the periodicity of some physical properties of the elements in the periodic table. तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज है, एटम का साइज. The size of an atom is not rigidly fixed, but it varies when combined with different atoms. The same atom may have different sizes in different combinations. It must be remembered that an atom in isolation has different size than when it is in combination with other atoms. The atomic size of an atom is expressed in terms of atomic radii, covalent radii and ionic radii. तो इसमें ये कह रहा है कि एटॉमिक साइज जो है वो कोई फिक्स नहीं है, रिजिडली फिक्स नहीं है, बल्कि वो वेरी होता रहता है, वो चेंज होता रहता है. और स्पेशली एक इंडिविजुअल एटम का जो आइसोलेटेड एटम है, एक अकेला एटम है, उसका एटॉमिक साइज़ और होगा, और जब वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो उसका साइज़ कुछ और होगा. ठीक है, तो एटॉमिक साइज़ को हम जनरली एटॉमिक रेडियाई में, कोवलेंट रेडियाई में या आयनिक रेडियाई में डिस्कस करते हैं. वही बात है कि आइसोलेटेड एटम होगा तो एटॉमिक रेडियाई होगा, अगर वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन हुआ होगा तो उसमें कोवलेंट रेडियाई हम डिस्कस करेंगे, और अगर वो चार्ज्ड है तो फिर उसका आयनिक रेडियाई होगा. तो चल इन सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस को कि ये क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस. यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस और उसका जो वैलेंस शेल है वहाँ तक का डिस्टेंस आर होगा या एटॉमिक रेडियस होगा. द एटॉमिक रेडियस is represented by small r. The atomic radius is directly proportional with the number of shells. मतलब कि नंबर ऑफ शेल जितने ज़्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होगा. एटॉमिक रेडियस आर एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर और द पिकोमीटर. एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं और आंगस्ट्रॉम में भी एक्सप्रेस करते हैं. नैनोमीटर कहते हैं 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर कहते हैं 10⁻⁻12 मीटर, और जो आंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है. तो ये था एटॉमिक रेडियस. चलें अब इसका डिस्कस करते हैं, ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल. तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स. सबसे पहले ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड का मतलब ये है कि वो चेंज कैसे होता है, वो बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है, तो उसको कहते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप या पीरियोडिक टेबल. तो एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. के एटॉमिक रेडियस क्या करता है, ग्रुप में टॉप से बॉटम बढ़ता है. क्यों बढ़ता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड्स एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहते हैं कि उसकी वजह ये कि न्यू शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट जाने से इन पीरियड में तो वो एटॉमिक रेडियस घटता है. उसकी वजह यह है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से वैलेंस शेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, घट जाता है. As the number of electron increases, the number of proton also increases, which increases the nuclear pull on the electron and pulls
them nearer to the nucleus, thus the atomic radius decreases। वही बात आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस घट जाता है, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, पुल करने की वजह से जो वैलेंस शेल है वो श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज़ घट जाएगा, तो उसकी कहते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इन आंगस्ट्रॉम यूनिट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो ग्रुप एस, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। हाइड्रोजन का है 0.37 आंगस्ट्रॉम, हीलियम का है 0.49 है, लिथियम का 1.23, इसी तरह बाकी सबका भी एटॉमिक रेडियस आंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, कोवलेंट रेडियाई। रेडियाई इसीलिए कहते हैं कि रेडियस की जमा है, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई, एक से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो बनता है रेडियस, उसको कहते हैं कोवलेंट रेडियस। उस वो कैसे फाइंड करते हैं, द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एटम आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उनके न्यूक्लियाई का, यानी ये एक एटम का न्यूक्लियस है, बी का न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, उसको कहते हैं कोवलेंट रेडियस। Therefore, the bond distance between the two atoms A and B is the average of the lengths A and B। इनकी जो A है और B है, तो इनकी लेंथ का एवरेज ले लें तो वो कोवलेंट रेडियस बन जाता है, ठीक है। तो और वो सिमिलर एटम्स के बीच होना चाहिए। अगर H2 का मालिक्यूल है तो वो H और H का एटम है तो आपस में मिले हुए हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड, तो उस वजह से इसका जो वन हाफ करेंगे डिस्टेंस तो वो कोवलेंट न्यूक्लियाई बन जाएगा, ये कोवलेंट रेडियाई बन जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ हैलोजन्स। तो हैलोजन कहते हैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को, वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर फ्लोरीन है, F2 का मालिक्यूल है, तो ये भी F का, ये एक F है, ये दूसरा F है, तो इन दोनों के दरमियान का न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का हाफ कोवलेंट रेडियस होगा, और वो क्या है 143 पिकोमीटर इनका डिस्टेंस बनता है, बॉन्ड लेंथ बनती है, और इनका कोवलेंट रेडियस क्या है 72, ठीक है, यानी 143/2। तो इसी तरह इंटर मालिकुलर डिस्टेंस जो बनता है यानी बॉन्ड लेंथ 228 पिकोमीटर बनता है ब्रोमीन का, और इसका जो कोवलेंट रेडियस बनता है वो 114 बनता है। इसी तरह Cl2 है, और इसी तरह I2 है, और जिसका 133 पिकोमीटर बनता है कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। जब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी आपको कम से कम एनर्जी चाहिए थी उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं। When an electron is completely removed from the valence shell of an atom, we say that atom has been ionized. This process is known as ionization, which needs energy. जाहिर सी बात है, एनर्जी चाहिए होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। The process of ionization can be represented by the following equation, where A is any gaseous atom। अब ये एक एटम है A जो कि गैशियस फॉर्म में है, G जो फेज़ सिंबल है G है, तो उसमें आप एनर्जी दे रहे हो उसको, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला नॉकआउट हो जाता है, और साथ में जो एटम है वो कैटायन बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या वो कैटायन बन जाएगा। तो इसकी एनर्जी, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए चाहिए होती है किसी भी गैशियस एटम या आइसोलेटेड गैशियस और आइसोलेटेड एटम के लास्ट या वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो क्या बन जाता है एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयन या कैटायन बन जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इन जाउल और किलोजूल पर मोल। जाउल या किलोजूल पर मोल में इसकी यूनिट जो है मेजर होती है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है जी, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो सोडियम जो है उस गैस फेज में सोडियम है, इसको अपनी एनर्जी दी है, सोडियम तो कैटाइन बन गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बन गया, और उसके साथ जो इसकी
एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए आपको वो क्या चाहिए 496 किलो जूल पर मोल। और आप अगर देखें तो 496 के साथ प्लस का साइन है। उसकी वजह ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम एनर्जी खुद से दे रहे होते हैं, इसलिए प्लस साइन है। सिमिलरली मैग्नीशियम का गैशियस एटम है, उसको आपने एनर्जी दी है, वो उसने एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया और वो एनर्जी कम से कम कितनी चाहिए प्लस 738 किलो जूल पर मोल। दी अबव टू वैल्यूज फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के एक के बाद तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर उन दोनों के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो याद रखें क्लास, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा पहली से ज़्यादा होगी, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें मैग्नीशियम का आयन है गैशियस फॉर्म में, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकल चुका है, ठीक है, और एक पॉजिटिव आयन बन चुका है, उसको आपने मजीद एनर्जी दी है तो उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 बन गया। और एनर्जी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसकी वजह यह है डबल एनर्जी इसलिए चाहिए होती है या ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए होती है कि आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका होता है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की वजह से। ठीक है, तो वो उसका पुल इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है और आप अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो आपको वो एनर्जी मज़ीद ज़्यादा देनी या ऑलमोस्ट डबल देनी पड़ती है ताकि उस न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम करके आप इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकें या रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो कौन कौन सी है जी? सबसे पहले हाइड्रोजन है, इसका तो इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, ठीक है। 1312 आयनाइजेशन आपको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए 1312 किलो जूल पर मोल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका वो निकल जाएगा। हीलियम में उसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 3272 किलो जूल पर मोल। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको तो क्या करना होगा ऑलमोस्ट डबल 5250 यानी 500 टू 5250 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इस तरह लिथियम है तो लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी भी काउंट होगी और वो सबसे पहली दोनों से ज़्यादा होगी। तो इसी तरह पीरियड 3 है, उसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें। और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, सेवरल फैक्टर्स पे करती है। मसलन एटॉमिक रेडियस पे करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती है। कैसे करती है? एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब साइज़ ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर का होल्ड न्यूक्लियस का कम हो जाएगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, इसीलिए टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है और लेफ़्ट टू राइट साइज श्रिंक होने की वजह से, साइज़ कम होने की वजह से, एटॉमिक रेडियस के कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होती है। तो सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट है, ये अगर ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा तो आपको एनर्जी कम चाहिए होगी। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम का मतलब है कि वो एटम जिनके जो सब शेल्स हैं वो अगर उनके ऑर्बिटाल हाफ फिल होते हैं, उनके जो ऑर्बिटाल हैं वो अगर हाफ फिल होते हैं, ठीक है, या उनके ऑर्बिटाल जो हैं वो फुल फिल होते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम में आप ये चीज़ है कि अगर फुली फिल और हाफ फिल जो हैं एटम्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आपको एनर्जी फिर ज़्यादा चाहिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड का मतलब वही कि ये घटेगी या बढ़ेगी। तो इन ग्रुप है आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड द एलिमेंट्स एट द बॉटम विल हैव मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी वजह यह है कि जब साइज़ बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड ही कम हो जाएगा, तो आप इजीली आयनाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम चाहिए। In period it increases from left to right because आप अगर एक्सट्रीम पे जाएं, एक्सट्रीम राइट साइड पे जाएं तो वहाँ पे मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, और आप अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएँ तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होगी। उसकी वजह यह है कि एक्सट्रीम राइट पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ चुका होता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की 1312 है, हीलियम की 2372 है, लिथियम 520, 899, इस तरह 801। तो इन सब की जो है आयनाइजेशन एनर्जी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल देखें 3.2, तो इसमें कह रहा है विच एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी ए है, इसमें तीन एटम्स के सेट हैं, पोटाशियम, गैलियम और सेलेनियम। तो इनमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट है? तो ए देखें, सेलेनियम द आयनाइजेशन एनर्जी गेट्स लार्जर एज वी गो टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्सट्रीम राइट पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की जो है वो ज़्यादा है, और लास्ट वाले में क्लोरीन की ज़्यादा है। एनर्जी गेट्स लार्जर एज वी गो टू द राइट एंड वी मूव अप। अगर वो राइट साइड पे भी आप जाएं और अप साइड पे भी जाएं, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप ना जाएं, बल्कि टॉप वाले एटम्स या एलिमेंट्स का आप देखें तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी राइट साइड में ज़्यादा होती है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में विच एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, या फिर टिन, सेलेनियम और फ्लोरीन। तो इनमें कौन सा है जी? ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद करना है। टेस्ट योर सेल्फ में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो ये एक ही ग्रुप के जो हैं वो मेंबर्स हैं। ठीक है, और आपको पता है ग्रुप के मेंबर होने की वजह से उनके वैलेंस शेल भी सेम होते हैं। अब इन दोनों के मेंशन किए हुए हैं, इन दोनों के मेंशन नहीं किए हुए, तो उतने ही होंगे जितने इन दोनों के हैं। ठीक है, वैलेंस शेल एक एक है, तो यहाँ पे भी एक और एक होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज़ अ पीरियोडिक टेबल टू कंप्लीट द लास्ट टू डायग्राम फॉर सोडियम पोटाशियम। इसकी डायग्राम आपने जो है वो कंप्लीट करनी है, यानी इसके अंदर जो है न्यूक्लियस आपने डालना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डालने हैं, उसके बाद आपने उसका वैलेंस शेल के साथ साथ इनर शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन डालने हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस एनर्जी लेवल इन ईच केस? को जो वैलेंस शेल है उसकी एनर्जी, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? ठीक है, वो आपने लिखने हैं। एक्सप्लेन वाई एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप वन आर मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप टू ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहता है कि इसकी वजह यह है कि ग्रुप वन अल्कली मेटल जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्लास ये वाला आपका वो थिंक कहता है कि हिंट ये है कि थिंक अबाउट, थिंक बैक टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अभी अब थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, तो उसकी रूह से आप लोग ये बताएं कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल इससे कम रिएक्टिव होते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो क्लास अब आज तक का इतना ही लेक्चर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ है, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।